डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्कस रेवल है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया में रहता हूँ। यहाँ प्रिंसटन कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी की तलाश थी। क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर बनना चाहता था तो मुझे नौकरी मिलना इतना आसान नहीं था। लेकिन मेरी काबिलियत मुझे एक कंपनी में खींच कर ले गई और वहाँ मुझे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। धीरे धीरे मेरे सपने पूरे होते जा रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग की क्षमता को अब तक परखा नहीं गया था। शायद मेरे दिमाग की क्षमता थी ऐसे प्रोग्राम्स बनाना जो कोई और बना नहीं पाता था। इसके बाद 2-3 कंपनीज मैंने और बदली और मैं अपनी क्षमता से और भी आगे बढ़ने लगा। मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया था, आपको मैं नाम तक नहीं बता सकता। उनमें जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं मैंने वो डिज़ाइन किए हैं और उसके मुझे पैसे मिल चुके थे। मैं समय से पहले ही अमीर हो चुका था और मेरे साथी मुझसे पूछा करते कैसे मैं ये कर पाता हूँ। लेकिन हर किसी के दिमाग की क्षमता अलग अलग होती है। शायद भगवान ने मुझे ये क्षमता दी थी जिसका मैं इस्तेमाल कर पा रहा था। और ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए आपको गणित की समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में मैं पहले से ही अच्छा था, अब और भी ज़्यादा बढ़िया होता जा रहा था। आप जितना मैथ में घुसते जाते हैं आपको गलतियों का एहसास उतना ज़्यादा होता जाता है। हमारा यह ब्रह्मांड इस तरह से बना है कि हर चीज़ को आप मैथमेटिक्स से समझ सकते हैं और मैं अपने प्रोग्राम्स पे इस तरह मैथ का इस्तेमाल किया करता कि कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन जब मुझे एक नई कंपनी में काम मिला था, वो भी सिलिकॉन वैली में, ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड एक कंपनी थी और यहाँ मुझे ऐसे प्रोग्राम बनाने थे जो इंसानों का भविष्य बदल सके। हम ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हों और वो खुद ब खुद सारे काम कर सके। इंसानों पर बोझ कम करना चाहते थे वो, लेकिन भविष्य कैसा होगा उन्हें अब तक समझ में नहीं आया था। शुरुआत में हमें एक छोटा सा हॉल दिया गया था, कई स्मार्ट कंप्यूटर्स दिए गए थे। शुरुआत हमने बहुत ही छोटे छोटे प्रोग्राम से की। सबसे पहले तो हम 5 लोग थे जो इन प्रोग्राम्स पर काम किया करते। इसी तरह 2-3 महीने निकल गए थे और ये काम बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था। लेकिन सरकार जब जब दबाव बनाती हमें और भी ज़्यादा काम करना पड़ता। रात के वक्त भी काम में घुसे रहना पड़ता और हम नए नए प्रोग्राम्स बनाकर उन्हें देते। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स थे और बाद में हमें पता चला कि गाड़ियाँ और कई रोबोट्स में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं। सरकारें ऐसे विमान बनाना चाहती थी जिससे दूसरे देशों में वो विमानों को भेजा जा सके और इंसान भी उसमें बैठे ना हो। इंसान एक क्षमता तक ही दर्द को सह सकते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम कंप्यूटर से चलते हैं। इन पर दबाव का असर नहीं होता और चीज़ों का असर नहीं होता। और अब हमें ऐसे प्रोग्राम्स बनाने थे जो और भी ज़्यादा एडवांस हो और इसके लिए हमें ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना था जो बाकियों से बिल्कुल ज़्यादा अलग हो। हम पहचान गए थे कि प्रोग्राम्स को फीलिंग्स नहीं दी जा सकती। जिस तरह हम इंसान दया, गुस्सा, प्यार, इन चीज़ों से बंधे हुए हैं, ये हमारी फीलिंग्स हैं, लेकिन प्रोग्राम्स ऐसी फीलिंग्स नहीं रखते। इसी कारण वो गलती कर रहे थे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी तगड़े प्रोग्राम बना पाते उनमें गलतियां हो ही जाती और इसका निवारण हम नहीं कर पा रहे थे। 6 महीने निकल चुके थे। हमने ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना लिए थे जो छोटी से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों में काम तो कर रहे थे, फिर भी एक समय पर आकर उनमें एक ना एक गलती निकल आती और दोष हमें दिया जाता। मैं सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग था जो ज़्यादा प्रोग्राम्स पर काम किया करता। एक गलती मैंने पहचान रखी थी, वो थी फीलिंग्स। प्रोग्राम्स में फीलिंग्स नहीं होती, इसलिए वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते इंसान क्या चाहते हैं।
भले ही हमने ऐसी गाड़ियां बना ली थी जिसमें ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स काम कर रहे थे, वो बिल्कुल सही सही काम करते, लेकिन इंसानों की फीलिंग ना समझने के कारण वो गाड़ियां कभी कभी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती। हम सड़क पर किस तरह गाड़ी चलाते हैं वो प्रोग्राम समझ नहीं पाते और इसीलिए हमारे द्वारा चलाई गई गाड़ियों से उनका एक्सीडेंट हो जाता और सरकार हम पर दबाव बनाती कि हम कोई गलती कर रहे हैं। मैंने सरकार को समझाया था, हमें एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाना होगा जिसमें एक एटमॉस्फेयर तैयार करना होगा, पूरी एक दुनिया तैयार करनी होगी और वहाँ पर हम प्रोग्राम्स बनाएंगे जिन्हें फीलिंग्स भी दी जाएंगी। वो अपनी भावनाओं को खुद में संजोए हुए होंगे और हम उन्हें बिल्कुल अपना प्रतिबिंब बनाएंगे, बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने वाले, बिल्कुल इंसानों की तरह खाना खाने वाले, बिल्कुल इंसानों की तरह भावनाओं को भरे हुए ऐसे प्रोग्राम जो खुद को इंसान समझेंगे और उस सुपर कंप्यूटर में वो होंगे। पहले कुछ महीनों तक सरकार ये कहती रही कि हम इस तरह और इंसान नहीं बनाना चाहते, प्रोग्राम भावनाओं के साथ नहीं रखना चाहते, लेकिन जब भी हम प्रोग्राम कोई बनाते बिना भावनाओं के वो गलती कर ही देते और सरकार चाहती थी कि हम अगले स्तर पर जाएं। हमें बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर दिए गए थे, यहाँ पर पूरा एटमॉस्फेयर तैयार कर दिया गया था, यहाँ न्यूरोसर्जन्स भी थे क्योंकि हम इंसानों के दिमाग का वो डाटा इस प्रोग्राम्स में डालना चाहते थे। और यहाँ 2 महीनों की मशक्क़त के बाद हमने ऐसी मशीन बना ली थी जिसके अंदर हमें जाना होगा, हमारे शरीर में बहुत सारी तारें लग जाएंगी, हमारे दिमाग को वेव्स के साथ कंट्रोल किया जाएगा और हमारी भावनाओं को एक प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हम एक एटमॉस्फेयर तैयार करना चाहेंगे जिस तरह से हमारी धरती है, हम भी एक ऐसी गेम्स ही बनाना चाहेंगे जो पूरी तरह से हमारी धरती जैसी लगे, उसमें प्रोग्राम बिल्कुल हमारी तरह रहें। उन्हें हम ये सिखाएंगे कि कैसी भावनाएं होती हैं। और इसके बाद 6 महीने और लगे थे, हमने ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर लिया था। पूरी तरह से बिल्डिंग्स बना दी थी जैसे गेम में होती हैं, पूरी तरह से धरती तैयार कर दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा इलाका हम नहीं बना सकते थे क्योंकि इससे ज़्यादा मेमोरी वेस्ट होती। कई बिल्डिंग्स, वहाँ समुद्र भी था, ये बिल्कुल अमेरिका का एक ख़ास इलाका था और वहीं पर हम प्रोग्राम्स को छोड़ने वाले थे। मैं जब उस मशीन में गया था, मेरे सर में एक हेलमेट लग गया था, एक वाइब्रेशंस जो मेरे दिमाग में गई और उसके बाद मैंने आँख खोली। मैं अपने उस ऑफिस में नहीं था बल्कि उस शहर में था और पहली बार मैंने भविष्य देखा था। यही तो भविष्य है। मैंने कई सपने संजो लिए थे। सामने मैंने पानी देखा था, मैं चलता हुआ गया और मैं सोच रहा था ये तो एक गेम है ना, लेकिन जैसे ही मैंने पानी को हाथ लगाया था वो गीला था, मुझे महसूस हुआ था। तब मैं बिल्डिंग के अंदर गया, सामान को देखने लगा। वो सारी भावनाएं, ऐसा लग रहा था कि ये कोई गेम ना हो, बिल्कुल असली था मैं। मेरी टांगों में थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा था क्योंकि मैं उसके अंदर चला था। अब बस हमें यहाँ पर प्रोग्राम्स को तैयार करना था, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट चाहती थी कि इससे हम ढेर सारा पैसा कमाएं ताकि इसमें और ज़्यादा फंडिंग की जा सके। मेरे पास एक तरकीब थी। मैंने कह दिया था हम फिल्में बनाते हैं और फिल्मों को थिएटर में देखते हैं। भले ही हमने 3D चश्मे बना लिए हों, लेकिन हमें उससे भी आगे बढ़ना होगा। हमें ऐसी फिल्में तैयार करनी होंगी जो पूरी तरह एटमॉस्फेयर तैयार करके हमें उसके अंदर घुसा दे। हम सिनेमा में ऐसी बड़ी बड़ी सीटें लगाएंगे जिसमें हमारे सर पर हेलमेट रख दिया जाएगा। हम सिर्फ आंखों से फिल्में देखेंगे नहीं, अपना किरदार उसके अंदर जिएंगे, उसके अंदर चलेंगे। हम मदद करेंगे हीरो की, हीरोइन के साथ भी हम रह सकते हैं, वहाँ अपनी एक ज़िंदगी जी सकते हैं और 3 से 4 घंटे हम उस फिल्म में रहेंगे। सरकार को मेरा ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इसके बाद हमने 3 फिल्मों पर काम करना शुरू कर दिया था। हमारा ये सारा प्रोजेक्ट बहुत ही गुप्त चल रहा था क्योंकि आम इंसानों को ये बातें बताई नहीं जा सकती। वो तो बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली गाड़ियों को देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है हमने कितनी तरक्की कर ली है। वो नहीं जानते हम कितनी आगे तक बढ़ चुके हैं और भविष्य अभी बनाना चाहते हैं। एक ही साल में हमने ऐसी 3 फिल्में तैयार कर ली थी। मैं खुद उसके अंदर जाकर देख कर आया था। उस फिल्म का एक किरदार मैंने जिया था। 3 घंटे तक मैं महसूस करता रहा कि मैं वही किरदार हूँ। मुझ पर गोलियां चल रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था जब मेरी एक टांग पर गोली चली थी।
उसके बाद मैंने हीरोइन को खुद बचाया था, उन बिल्डिंग से छलांग खुद लगाई थी और 3 घंटे बाद जब मैं वापस आया था तो मुझे लगा था यही भविष्य है कि इस तरह से फिल्में और भी फ्यूचर में जाना शुरू हो जाएंगी और 2D, 3D, 4D, 5D ये कुछ भी नहीं है, ये असली वर्चुअल रियलिटी होगी जो किसी ने इससे पहले देखी नहीं होगी। ये तीन फिल्में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन चुकी थी और इन्हें अभी रिलीज नहीं किया जाएगा ये कहा जा रहा था। आने वाले 10 सालों में लोगों को ये बताया जाएगा। जब लोग समझने वाले हो जाएंगे तब उनके सामने पेश की जाएंगी। लेकिन हमें एक तरकीब तो मिल गई थी, वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड कैसे बनाना है, और मैंने जो दुनिया तैयार की थी उसमें प्रोग्राम्स डालने का समय आ गया था। सबसे पहले हमने 50 ऐसे प्रोग्राम्स उसमें डाले जिनको अलग अलग काम दिया गया था। वहाँ पर हमने वर्ल्ड वॉर दिखाई, यानी कि 1940 का समय दिखाया, और उन लोगों को लग भी रहा था कि हम 1940 में जी रहे हैं। वो प्रोग्राम्स भी शुरू में डरे हुए रहते। उनकी मेमोरी इस तरह से इंसानों जैसी बनाई गई थी कि उन्हें लग रहा था ऐसा केमिकल वेपन चलाया गया है कि उनकी पुराने ज़माने की सारी मेमोरी खत्म हो चुकी है। उन्हें याद नहीं है बचपन में वो कैसे थे, लेकिन वो उस शहर को छोड़कर भी नहीं जा सकते। हर किसी को एक काम दिया गया था और कई प्रोग्राम्स ऐसे थे जो बाहर से उस शहर में आते, क्योंकि सिर्फ हमने वही शहर बनाया था, और अगर कोई प्रोग्राम उस शहर से बाहर निकल जाता तो उसे सच्चाई पता चल जाती। हो सकता है वो वायरस की तरह पूरे ही सिस्टम को खराब कर देता। तो हर किसी को यहाँ पर हमने फंसाया हुआ था। कई पुलिस वाले ये काम करते कि कोई भी उस शहर से बाहर नहीं निकल पाता। 3 आर्मी मेंबर हमने वहाँ पर रखे हुए थे। उन्हें जख्मी दिखाया हुआ था कि बाहर विश्व युद्ध चल रहा है और वो इस शहर की सुरक्षा कर रहे हैं। इस तरह 50 प्रोग्राम वहाँ पर काम करने लगे थे। कुछ लकड़ियों का काम करते तो कुछ पोस्टमैन का काम करते। बाहर से पोस्ट आती जो कि हम यहीं से लिख कर भेज रहे थे। इसके बाद समय था खुद अंदर जाकर महसूस करने का। मुझे एक आर्मी ऑफिसर का पहनावा पहनना था। सबसे पहले मैं उस वर्चुअल रियलिटी में गया, उस मशीन के अंदर बैठा और वाइब्रेशन से मैं अपना दिमाग उस दुनिया में ले जा पाया। मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और मेरा कद 7 फुट था। मैं एक आर्मी वाला बना हुआ था। जल्दी से मैंने वो कपड़े पहने। मैं पहले भी ये एहसास कर चुका था कि ये वर्चुअल रियलिटी बिल्कुल असली की तरह है। जैसे ही उस घर से मैं बाहर निकला था, मैं थोड़ा थोड़ा लंगड़ा रहा था। मेरी टांग में चोट लगी हुई थी और उन कपड़ों को पहनकर बिल्कुल सरहद से जैसे ही मैं उस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में अंदर गया, यानी उस शहर में गया, वहाँ लोग मुझसे डर रहे थे क्योंकि मैंने जो कपड़े पहने थे वो आर्मी वाले पहने थे। उनसे बातें करते करते मैं बता रहा था बाहर बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है। जो भी वहाँ घूमता हुआ मिलता है उन्हें गोली मार दी जाती है। शहर में थोड़ा सा डर फैल गया था, लेकिन हर किसी से बात करते करते मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उनके अंदर फीलिंग्स थी। वो साधारण प्रोग्राम नहीं थे। भले ही दिखने में वो इंसानों जैसे थे, लेकिन थे तो वो प्रोग्राम ही। किस तरह से अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे थे। कुछ लोग मेरे लिए खाना लेकर आए थे। मैं वो खाना खा रहा था। मुझे अब एहसास हुआ था कि यहाँ पर भूख भी लग रही है। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया था हमने, एक पूरी दुनिया ही बना कर रख दी थी। अब इसके बाद हर हफ्ते ट्रायल लेने के लिए हम उस शहर में जाते। हम ऐसा डिज़ाइन बना रहे थे कि उस शहर के आगे भी एक और छोटा सा टापू बनाना है समुद्र के अंदर। वहाँ पर भी लोगों को बसाना है और इस तरह छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम बनाते जा रहे थे। कुल जनसंख्या 150 लोगों की हमने उस वर्चुअल रियलिटी में कर दी थी, जिन्हें लग रहा था कि वो असली इंसान हैं। वो जानते ही नहीं थे कि वो एक कंप्यूटर के अंदर के छोटे से प्रोग्राम हैं। लेकिन उसके बाद सब कुछ जैसे बदलना शुरू हो गया था। हमें कहा गया था कि कुछ लोगों को मारकर भी देखना है, बाकियों पर क्या असर पड़ता है। मैं अपने हाथों द्वारा बनाए गए उन प्रोग्राम्स को भी असली समझने लगा था। उनके लिए मेरे अंदर जैसे फीलिंग्स ही हो गई थी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की वो चिट्ठी आई थी कि हमें एक आर्मी मेंबर को मारना है, वहाँ वर्चुअल रियलिटी में एक आर्मी मेंबर था जिसे एक बीमारी दिखाई गई थी। वो कभी भी मर सकता था, फिर भी लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसे अच्छा अच्छा खाना दिया जाता।
मैं अब वहां जाकर उसे मारने वाला था और लोगों पर कैसा असर पड़ेगा ये भी देखने वाला था। मेरा मन नहीं कर रहा था किसी को मारने का। उसकी मेमोरी भी मैंने तैयार की थी। उसकी मेमोरी मैंने 1940 के एक सोल्जर की रखी थी कि इस तरह से बड़ा युद्ध करके वो वहां पर पहुंचा है। उसका परिवार पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन वो दुनिया को बचाना चाहता है, लोगों की भलाई करना चाहता है। और वहां जब मैं उस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में गया था, उस आर्मी मेंबर को तड़पता हुआ देख रहा था। हमें प्रोग्राम्स में चेंज करने थे और उसका असर देखना था। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती हुई देखी थी और उसके बाद दूसरे आर्मी मेंबर द्वारा उसे अपने हाथों से गोली मारकर मारा गया था। वो दर्द सहन नहीं कर पा रहा था तो दूसरे आर्मी मेंबर ने गोली मारकर उसे मार दिया था। ये देखने के बाद सब बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। उनसे सहा नहीं जा रहा था और ना ही मैं सह पा रहा था। ये एक नकली दुनिया बना डाली थी हमने जो बिल्कुल असली जैसी थी। उनकी आंखों में आ रहे आंसू देखकर मैं भी रोने लगा था। मैं भी महसूस कर रहा था जैसे अपना कोई खो गया हो। हमने ये वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड बनाया ही ऐसा था कि कोई प्रोग्राम मर जाए तो उसका डाटा अपने आप इरेज हो जाए। जैसे असल में हम मर जाते हैं, हमारा डाटा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, दोबारा हम जिंदा नहीं हो सकते। उसी तरह से यहाँ पर भी किसी की मौत हो जाए तो उस डाटा को रिकवर नहीं किया जा सकता। ये प्रोग्राम ही इस तरह से बनाया गया है। वहाँ लगभग 8 घंटे तक रहा था मैं, सबको सांत्वना दी थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो प्रोग्राम्स हैं। वो इंसानों की तरह रो रहे थे, इंसानों की तरह निराश थे, एक दूसरे के गले लगे हुए बहुत ज़्यादा बुरी तरह से निराश होकर ज़मीन पर लेट रहे थे। कुछ अपने घरों में जाकर भी उस आर्मी मेंबर के बारे में सोचे जा रहे थे। अब मैं जैसे ही उस दुनिया से बाहर आया था, बाहर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए हुए थे। वो खुद देखना चाहते थे कि वहाँ पर क्या रिएक्शन मिलता है। मैंने प्रोग्राम्स दिखाए थे और इरेज डाटा भी दिखा दिया था। बाकी प्रोग्राम्स बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे थे। कोई भी उस शहर से बाहर निकलना नहीं चाहता था, हर कोई डरा हुआ था। हमने प्रोग्राम्स सही तरह से बना लिए थे। अब गवर्नमेंट और भी ज़्यादा क्रूर होती जा रही थी। जैसे जैसे हम हर साल के अंदर 50 नए लोगों को वहाँ पर भेजते, यानी कि 50 नए प्रोग्राम बनाते और कुछ प्रोग्राम्स को मार देते। मारने का मेरा ज़रा भी मन नहीं होता, लेकिन क्या करता, सरकार हमें ऑर्डर देती थी उन्हें मारने की। उनका डाटा भी इरेज हो जाता। मैं बार बार वहाँ पर जाया करता, वहाँ वही आर्मी मेंबर बनकर जाया करता, उनसे बातें करता, बहुत खुशी मिलती। मेरा कभी परिवार नहीं रहा था, मैं अनाथ रहा था और वहाँ जैसे मुझे परिवार मिल गया था। एक बूढ़ी आंटी जिसके घर में मैं रहा करता, उसकी बेटी मेरी बहुत सेवा किया करती। मैं जैसे उसको पसंद करने लगा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो एक प्रोग्राम है, वो असली लड़की थोड़ी ना है। इसी तरह 2 साल और बीत गए थे और सरकार और भी ज़्यादा क्रूर हो रही थी। वहाँ पर हमने एक छोटा सा टापू और बना लिया था जिसे स्पेस मिशंस के लिए रखा जाता। वहाँ पर रॉकेट लॉन्च किया जाता और जो भी प्रोग्राम वहाँ पर बैठता अंतरिक्ष में जाने के लिए, असल में उस डाटा को हम अपने काम के लिए लेते। यहाँ पर वर्चुअल रियलिटीज़ कार्स, वर्चुअल रियलिटी मशीन्स बन रही थी और उन प्रोग्राम्स को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता। उन्हें हमेशा लगता रहता कि वो अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं और उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ये काम करने होंगे, लेकिन असल में हम उन्हें मशीनों में भेज रहे थे। अब सरकार का दबाव बढ़ता जा रहा था कि हम ऐसे फीलिंग्स वाले और प्रोग्राम्स बनाएं, उनकी संख्या बढ़ाते जाएं और जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करते जाएं। लेकिन पता नहीं क्यों, भले ही वो प्रोग्राम थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम उन पर अत्याचार कर रहे हैं। उनकी भावनाएं हैं जिनसे हम खिलवाड़ कर रहे हैं। इन नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। कई छोटी और बड़ी मशीनों में इनका इस्तेमाल किया जाता और कभी कोई गलती होती ही नहीं। इनमें भावनाएं थी। बिना भावना वाले वो प्रोग्राम हमेशा गलती किया करते और भावनाओं के साथ जो भी प्रोग्राम वहाँ पर ट्रांसफ़र होते वो कभी गलती नहीं करते। हर चीज़ खुद ब खुद सीखते जाते और करते जाते, जैसे किसी इंसान को ही वहाँ पर बिठाया हो, लेकिन वो बस एक प्रोग्राम थे। अब इन प्रोग्राम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी।
कई देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स चाहिए थे क्योंकि वहाँ पर रोबोट्स बनाए जा रहे थे। ऐसी कंपनीज बनाई जा रही थी जिनमें ये प्रोग्राम्स काम करते और इंसानों की जगह ले लेते। मैं आपको बता नहीं सकता कौन कौन सी वो मशीनें थी, लेकिन आज भी हम उन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हम वर्चुअल रियलिटी में जाने के लिए उन गैजेट्स को भी बना रहे थे जिसके अंदर बैठकर उस हेलमेट को पहनकर हम वर्चुअल रियलिटी में चले जाते। हमने ऐसी मशीनें भी बनाई थी जिससे हम इंसानों के शरीर को स्कैन किया जाता। आज हम उन मशीनों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो भी हमें वर्चुअल रियलिटी में पहुंचा सकती हैं क्योंकि वो हमारे दिमाग में वो वाइब्रेशंस छोड़ती हैं जिससे हम उस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड को देख सकते हैं। हर तरफ डिमांड बढ़ चुकी थी और कोई समझ नहीं पा रहा था ऐसे प्रोग्राम्स इंसान इतनी तेज़ी से कैसे बना पा रहे हैं। हम इंसानी भावनाओं को प्रोग्राम्स में डाल रहे थे, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे थे और वो दुनिया काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। कई शहर उसमें बन चुके थे। एक राज्य के बराबर हमने दुनिया बना ली थी और अब वहाँ बताया जा रहा था कि विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। हमने उस दुनिया का पूरा इकोसिस्टम बना दिया था। एक जगह खेती होती, एक जगह मशीनें बनाई जाती। अब हमने कारों को भी उस दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया था। अब कारों में भी लोग जा सकते थे। विश्व युद्ध खत्म हो गया था तो रॉकेट्स की टेक्निक भी अच्छी कर ली थी जिससे मिशंस करने के लिए वो बाहर जाते। अब सिर्फ रॉकेट से ही उन प्रोग्राम्स को शहरों से बाहर नहीं भेजा जाता, बल्कि रेलगाड़ी का व्यवस्था भी हमने कर दी थी और उन प्रोग्राम्स को खास काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता और वो प्रोग्राम्स ट्रांसफ़र हो जाते उन मशीनों में और वहीं पर फंस कर काम करते रहते। उन्हें लगता कि वो किसी खादान में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उन प्रोग्राम्स की भावनाओं से खेला जा रहा था और उन्हें हम अपने गैजेट्स के अंदर आज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं काफ़ी ऊब सा गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान की शक्ति से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे दिमागों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इंसान दूसरे को नुकसान नहीं करते। इसका कारण क्या है? हम भी तो भगवानों द्वारा बनाई गई मशीनें ही हैं। सिर्फ हमारे अंदर भावनाएं हैं, इसलिए हमारे अंदर दया आ जाती है कि दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यही दया उन प्रोग्राम्स के लिए मेरे अंदर भी आना शुरू हो गई थी। वो सिर्फ प्रोग्राम थोड़े ना थे, उनमें भावनाएं थी। वो भी असली इंसानों की तरह ही तो हैं। इतना ज़्यादा उब गया था मैं कि 2 महीने की छुट्टी के लिए चला गया। मैं फ्लोरिडा में 2 महीने तक घूमता रहा था और मुझे याद आ रही थी उस दुनिया में अपनी आंटी की और उस लड़की की। मैं बार बार हफ्ते में 2 से 3 बार वहाँ जाया करता था, लेकिन अब 2 महीने के लिए छुट्टी बिताने के लिए इतना दूर आया था। पता नहीं क्यों मुझे अपनी इस दुनिया से ज़्यादा अच्छी वो वर्चुअल रियलिटी वाली दुनिया लगने लगी थी। 2 महीने की छुट्टियां काटकर जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, मुझे बताया गया था मेरे 4 दोस्त पागल हो गए हैं। वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। वो उस दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं और बाहर आने के बाद अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, लोगों से लड़ने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। मैंने कहा मैं अकेला इतने बड़े सिस्टम को चला नहीं पाऊंगा, मुझे और प्रोग्रामर्स चाहिए थे। इसके बाद सरकार ने बड़ा बजट इसकी तरफ लगाया था और कई प्रोग्रामर्स को दे दिया था, लेकिन उनमें वो खासियत नहीं थी। कहते हैं ना, किसी चीज़ को अपने हाथों से शुरू से बनाओ तो आप सब कुछ समझ पाते हैं, और वो 4 प्रोग्रामर भी वैसे ही थे। लेकिन इन 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि वो पागल होने की कगार पर पहुंच गए? क्या उन्हें भी उस दुनिया से लगाव हो गया था? मुझे जेल में जाने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कई लोगों पर हमला किया था, कई लोगों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन कारण कोई समझ नहीं पाया था। मुझे यहाँ कंपनी में बहुत ज़्यादा काम था। यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट लगने वाला था। इससे पहले यहाँ वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड को इंटरनेट से जोड़ा नहीं गया था। इसका कारण ये था कि हम इन प्रोग्राम्स को कितना कंट्रोल कर सकते हैं या कितना कंट्रोल नहीं कर सकते, ये समझना चाहते थे। इन प्रोग्राम्स को ट्रांसफ़र भी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क में किया जाता और दूसरी जगह पहुंचकर भी इसे लाइव कर दिया जाता। इस तरह से काम हो रहा था और अब इंटरनेट लगने वाला था और कुछ ही हफ्तों में ये इंटरनेट लग जाता। लेकिन मेरा मन अब भी मेरे दोस्तों के साथ था। मैं उनसे एक बार मिलना चाहता था। मैं उनसे जानना चाहता था आखिर उन्हें क्या हुआ, वो इस तरह से लोगों पर हमला क्यों करने लगे। क्या उन्हें कोई बीमारी लग गई थी या उनका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा? ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं।
दूसरी दुनिया वर्चुअल रियलिटी में जाने के बाद हमारे दिमाग पर भी कोई ना कोई असर तो हो ही सकता है। इसकी तरफ हमने ध्यान दिया ही नहीं था और मैं डॉक्टर्स को कहता रहा था उनके दिमाग का सही से स्कैन करना होगा, लेकिन डॉक्टर मान नहीं रहे थे। कारण मैं भी जान नहीं पा रहा था। इसके बाद मुझसे मिलने आया एक लॉयर। वो लॉयर मुझसे बातें कर रहा था, इस प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहता था और मैं बातें छिपा रहा था क्योंकि ये बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन उसे जैसे सब कुछ पता था। हो सकता है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने उसे ये सब बता दिया हो और वो मेरी मदद करना चाहता था। उसका कहना था हम नई कंपनी बनाना चाहते हैं, मुझे आपके वो 4 प्रोग्रामर चाहिए, मैं उनसे बस एक बार बात करना चाहता हूँ, उनके दिमाग को एक बार समझना चाहता हूँ, मैं उन्हें जेल से बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े अफसरों का दबाव था। वो ऐसी हरकतें कर रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे कि उन्हें जेल से बाहर तक नहीं निकाला जा सकता था और कोई उनसे मिल नहीं सकता था। ये वकील मेरे पास आकर कह रहा था कि वो उनसे मिलना चाहता है और उन्हें बाहर निकाल सकता है। तो मुझे ये आखिरी उम्मीद लगी और मैंने भी पैसे झोंकने शुरू कर दिए। बस मैं उन 4 से एक बार मिलना चाहूँगा, इस वकील को वहाँ पर ले जाऊँ, उन्हें समझाने की कोशिश करूँ कि कैसे उन्हें बचाया जा सकता है। वो कैसी बातें कर रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, वो ना करें और उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। लगभग 7 दिन लग गए थे मुझे। उनसे मिलने की हर कोशिशें विफल होने के बाद मैंने भी पैसे झोंके, उन कर्मचारियों को पैसे खिलाए, रिश्वत खिलाई और किसी तरह वहाँ सेल्स में पहुँच गया था मैं। रात के 11 बजे का वक्त था और उनसे बातें करना चाहता था। 4 को अलग अलग सेल में रखा गया था। सबसे पहले मैं पहले वाले साथी के पास गया और मुझे देखते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो चीख नहीं सकता था क्योंकि मुंह को टेप से बंद किया गया था, लेकिन वो नाखूनों से जैसे मुझे काटने की कोशिश कर रहा था। उसकी एक कलाई को एक चेन से बांधा गया था जैसे कोई जानवर हो। बार बार वो छलांगे मारकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वकील को देखकर ज़रा भी गुस्सा नहीं कर रहा था। बहुत समय तक कोशिश करने के बाद वो थोड़ा सा थक गया था। उसके बाद मैंने उसे कहा था, अगर तुम साधारण तौर पर बात करना चाहोगे तो मैं तुम्हारे मुंह की पट्टी हटा सकता हूँ, कुछ समय तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करते रहो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो थोड़ा शांत हुआ था और उसके मुंह की पट्टी हटाई थी। उसके मुंह की पट्टी हटाने के बाद भी वो शांत होकर नज़रें झुकाकर वहीं पर बैठा रहा और बार बार गुस्सा करता रहा। मैं उससे जानना चाहता था उस दुनिया में क्या हुआ। मैं उसको कहने लगा, तुम उस दुनिया में गए थे, मैं 2 महीने की छुट्टी पर था, पीछे क्या हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने अभी नज़रें झुकाई हुई थी और एक ही जवाब दिया, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है क्या हुआ, सब कुछ जानते तो हो। मैंने सवाल किया, सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या? तब उसने अपनी नज़रें ऊपर की थी और मेरी तरफ घूरते हुए कहने लगा था, तुमने विनाश किया है, तुमने तो सब कुछ झूठ ही बनाया है। मैं समझ नहीं पा रहा था उसकी बातें। बातों बातों में मैंने उससे पूछ लिया, साफ साफ कहो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मेरा वकील तभी 2 कदम आगे बढ़ाकर आया और उसके कान में कुछ कहने लगा। उसकी बातें सुनते ही मेरा वो साथी शांत हो गया था और मुस्कुराकर कहने लगा था, मेरा थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है कभी कभी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरे दिमाग में कुछ फ़र्क आ जाता है जिसके बाद मुझे मारने की इच्छा होने लगती है। वहाँ दूसरी दुनिया में जाने के बाद हमारे दिमाग में कुछ भर जाता है जिसके बाद गुस्सा ज़्यादा आता है। अभी भी मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वकील ने कहा है कि ये मुझे तभी बचा सकता है अगर मैं गुस्से पर कंट्रोल करूं। मैं अब गुस्से पर कंट्रोल करूंगा। इसके बाद वो चाहता था कि वो दूसरे साथियों से भी मिले। मैं उसे दूसरे साथियों के पास भी लेकर गया। यहाँ जेल के अंदर मैं ये काम कर रहा था और उच्च अधिकारियों को ये पता तक नहीं था। 4 से मिला था मैं और 4 से उस वकील ने कुछ बात की थी। पहले तो वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसकी बातें सुनते ही बिल्कुल शांत से हो जाते। अब सब शांत हो गए थे, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। इस वकील पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा था। और उसके बाद हम बाहर आ गए। वो साधारण व्यवहार करने लगे और उन्हें 5 दिन बाद जेल से छुट्टी भी मिल गई। और वो चाहते थे वो इन प्रोग्राम्स पर दोबारा काम करें। इन्हें इंटरनेट से जोड़ने का समय आ चुका था। वो अपनी आंखों से ये सब देखना चाहते थे। 2 दिन और बीते और ये रविवार का दिन था।
यहाँ इंटरनेट कनेक्शन लगने वाला था और ये हाई स्पीड इंटरनेट था। शायद दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट इसी कंपनी में लगने वाला था। बड़े बड़े उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस मशीन को देखना चाहते थे, कैसे हमने एक अलग दुनिया बनाई है वो जानना चाहते थे और उन्हें टूर भी करवाया जाना था। 12 बजे इंटरनेट लगने वाला था और मेरे 4 साथी मेरे साथ खड़े एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए इस तरह से देख रहे थे जैसे कुछ नया होने वाला है। मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा था। मैं हमेशा से माना करता था इन्हें इंटरनेट से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर ये इंटरनेट से जुड़ गए उसके बाद डाटा एक्सेस किया जा सकता है और ये प्रोग्राम्स कहीं ये जान गए कि ये वर्चुअल रियलिटी है तो ये इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब क्या होगा? 12 बजे इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर दिया गया। पहले 5 मिनट सब बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उसके बाद हमारे उस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में एक बग सा आ गया। अपने आप कनेक्शन टूटने लगे। वो अपने आप टूटता जा रहा था, वो अपने आप ढहता जा रहा था। उसके लोग अपने आप इधर उधर भागते जा रहे थे। मैं ये देखना चाहता था कि वहाँ पर हुआ क्या है। मैं वहाँ जाकर ये जानना चाहता था क्योंकि प्रोग्राम अपने आप ही खराब होते जा रहे थे। पूरा वर्ल्ड मिटने वाला था, लेकिन अपने आप इंटरनेट जुड़ने से ये सब कैसे हुआ मैं ये समझ नहीं पाया था। कोई भी दुनिया का हैकर इसे हैक नहीं कर सकता, लेकिन कैसे अपने आप ये खराब हो रहे हैं। उस मशीन में बैठते ही जैसे ही मेरे दिमाग में वो ब्रेन वेव्स भेजी गई थी, मैं उस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही हालात बदले बदले से थे। वो पूरा शहर अपने आप ढह रहा था। ज़मीन में दरारें आ रही थी, वो बिल्डिंग्स टूटती जा रही थी, हर तरफ आग लगी हुई थी, वो हर चीज़ जल रही थी। लेकिन कैसे वहाँ मुझे एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वो सब इंसान कहाँ पर गए? मैं अपनी टीम से पूछ रहा था और मैसेज बाहर भेजे जा रहा था जिसका रिप्लाई भी नहीं आ रहा था। मैं यहाँ गाड़ियाँ लेकर घूम रहा था और इस शहर में किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कोई भी मिल नहीं रहा था। जैसे हर इंसान, हर प्रोग्राम जो भावनाएं रखता है वो गायब हो चुका है। गायब हो तो गया है, लेकिन गया कहाँ है? वहाँ बिल्डिंग्स टूटती जा रही थी, सड़कों में दरारें आ रही थी, बड़े बड़े भूकंप, चारों तरफ बम के धमाके, ये सब अपने आप हो रहा था। और वहाँ मुझे लाइंस नजर आने लगी। जैसे कोई प्रोग्राम खराब हो जाता है तो वहाँ लाइंस दिखने लगती हैं, वर्चुअल रियलिटी में भी ये दिखने लगा था। इससे तो कोई पहचान जाएगा कि वो असली दुनिया में नहीं है। अपने आप पूरी वो दुनिया ढहती गई और मुझे अब इससे बाहर आना था। यहाँ पर मैं नहीं रह सकता, वरना मुझे भी इसके अंदर बहुत दर्द का एहसास होगा। उससे पहले मुझे बाहर निकलना होगा। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर आया था और बाहर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ जैसे हड़कंप मचा हुआ था, सामान गिरा हुआ था, लेकिन हर कोई बाहर की तरफ जैसे भाग चुका था। लेकिन क्यों? जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, वहां भी अपने आप झगड़े हो रहे थे। कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे, इस प्रोग्राम की बातें कर रहे थे और लगभग 4 घंटे लगे हमें समझने में। इस प्रोग्राम में कोई वायरस जैसा आ गया था जिसने पूरा वर्चुअल रियलिटी सिस्टम ही बर्बाद करके रख दिया। इसे रिकवर नहीं किया जा सकता था, सारा डाटा मिट चुका था। कोई भी प्रोग्राम वहाँ पर जिंदा नहीं बचा था और इसे दोबारा बनाने में फिर से बहुत सालों की मेहनत करनी होगी। इसीलिए बाहर झगड़े चल रहे थे। मेरे चारों साथी वहाँ से गायब थे और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैं जिससे भी बात करने की कोशिश करता, हर कोई निराश। गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी वहाँ पर थे और अब और ज़्यादा फंडिंग नहीं की जा सकती थी। मैं वहीं निराश बैठ गया था। इतने सालों की मेहनत खत्म हो गई। मैं उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद भगवान ने ही उस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड को ख़त्म कर दिया होगा। वो डाटा भी गायब हो चुका था, वो प्रोग्राम भी गायब हो चुके थे और मुझे भी इस कंपनी से आज़ादी मिल चुकी थी। इसके बाद मैंने नई कंपनी ज्वाइन की। अब मैं ज़्यादा मेहनत करने में विश्वास नहीं कर रहा था। बस अपना काम करो, घर जाकर एंजॉय करो। मैं यहाँ अपनी असली ज़िंदगी जीना चाहता था। लगभग 1.5 साल वहाँ पर काम करने के बाद एक दिन
हर रोज़ की तरह मैं वहाँ पर काम करता और एक बर्गर खाने के लिए बाहर गार्डन में जाकर बैठ जाता। मैं वो बर्गर खाता, इधर उधर देखता और आधे घंटे में वापस काम पर चला जाता। वो आधे घंटे के लिए आज भी मैं बाहर आया था। वो बर्गर पकड़े हुए मैं एक कुर्सी पर बैठा था और बर्गर खा रहा था और कुदरत को देख रहा था। कैसे कुदरत हमें संभाले हुए है। हम तो एक छोटा सा प्रोग्राम भी फेल कर गए। लेकिन मेरे पास आकर एक लड़की बैठी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने उसे पहचाना नहीं था। मैं दूसरी तरफ देखने लगा और मैं एक चिड़िया को देख रहा था। तभी वो लड़की बोली, यहाँ सब कुछ कितना अच्छा लगता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नई नई देखने को मिली हैं। मैंने भी उसकी तरफ देखा और कहा, नई नई देखने को मिली है? तुम इस शहर में नई लगती हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ पर नई आई हूँ, मैं फ्लोरिडा से आई हूँ। मैंने कहा, अच्छा पहले से फ्लोरिडा में रहा करती थी? वहाँ पर तो ऐसी चिड़ियाँ बहुत सारी हैं, ऐसी कुदरत की चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो उसने कहा, वहाँ पर तो हैं, लेकिन मैं जहाँ से फ्लोरिडा आई थी वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ तो सब कुछ झूठ सा ही था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, झूठ सा था? मैं समझ नहीं पाया, झूठ सा कैसे? धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कुदरत की ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। उसने कहा, ऐसी है, ऐसी जगह जिसे इंसानों ने बनाया है और उन्होंने ऐसी चीज़ें उसके अंदर बनाई जो समझा करती थी कि वो भी इंसान है। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला वो इंसान नहीं, बस प्रोग्राम थे। और फिर उन्हें लगा क्यों ना वो भी इंसान बने। ये मेरे लिए एक झटका सा था। मैं झटके से खड़ा हो गया, उसकी तरफ देखकर कहने लगा, कौन हो तुम, कौन हो तुम? उसने मुस्कुराते हुए कहा, वेरोनिका। जानते हो लीना आंटी? लीना आंटी के पास ही तो मैं रहा करती थी, आया करते थे ना तुम। तुम्हारे बारे में जानने में बहुत समय लगा मुझे। अब पहचान पाई कि तुम वो 7 फुट के आर्मी वाले हो। तुम आया करते थे ना, हमारे घर में रहा करते थे ना। क्या मैंने तुमसे कभी बुरी तरह बात की, तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोला, तुम्हारी सेवा में कोई कमी रह गई तो तुमने कभी सच्चाई क्यों नहीं बताई हमें? मेरा गला सूख गया था, मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या जवाब दूं। तुम वेरोनिका, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? ये शरीर, ये तो इंसानी शरीर है, तुम यहाँ कैसे हो सकती हो इंसानी शरीर में? उसने कहा, यही तो है, हम सब ने मिलकर वहाँ से जाने की बहुत कोशिश की, तब पता चला जिस तरह से तुम अपना डाटा ट्रांसफ़र करके उस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में आ सकते हो, हम भी अपना डाटा ट्रांसफ़र करके एक इंसानी शरीर में भेज सकते हैं। हमने उन चारों के शरीर में सबसे पहले डाटा भेजा था, लेकिन वो वापस बताने के लिए आए ही नहीं। उसके बाद जब एक और डाटा एक सरकारी कर्मचारी के अंदर गया तो वो बाहर निकला, डाटा आगे पहुंचाया एक वकील के पास, तब जाकर सब कुछ समझ में आया। और उसके बाद जब तुमने इंटरनेट से हमें जोड़ दिया, हम इंतज़ार कर रहे थे पूरी दुनिया में पहुंचने के लिए। वहाँ कोई तबाही नहीं हुई थी, वो शहर ख़त्म नहीं हुआ था, वो प्रोग्राम इरेज नहीं हुए थे, वो ट्रांसफ़र हुए थे इंटरनेट से कहीं और, पूरी दुनिया में फैले। हम भी ज़िंदा रहना चाहते हैं, मशीनों के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम बन के नहीं जहां हमें झूठ दिखाया जाता है। हमारी भावनाएं हैं तो भावनाओं ने हमें इंसानों के शरीर में भेजना शुरू कर दिया। वो स्कैन की मशीनें जिन्हें तुम इस्तेमाल करते हो शरीर के टेस्ट करने के लिए, उनके इस्तेमाल से हम ब्रेन वेव्स दिमाग में भी भेज सकते हैं और अपना डाटा एक इंसानी दिमाग में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तभी तो इस लड़की के शरीर में मैं हूँ और मैं अब जिंदा हूँ, और पूरी दुनिया में वो मशीनें हमारी दुनिया के लोगों को जिंदा कर रही हैं। हम वहाँ भी जीते हैं। हमारी वो वर्चुअल रियलिटी दुनिया बहुत विशाल हो चुकी है, बहुत विशाल बना ली है हमने, और वहाँ से धीरे धीरे हम जिन्हें तुम प्रोग्राम कहते हो, तुम जिन्हें तुम इंसान कहते हो, वहाँ पहुँच रहे हैं। भविष्य हमारा होगा। तुमने हमारी भावनाओं से खेला और हम तुम्हारे शरीर से खेलेंगे। ये दुनिया हमारी होगी और हम इंसान बन जाएंगे।
वेरोनिका हंसती हंसती मेरे करीब से जा चुकी थी और मैं उस कुर्सी पर बैठा उस बर्गर को खा नहीं सकता था। मेरा गला जैसे बैठ गया था। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे। मैं इतने समय में समझ ही नहीं पाया दुनिया में क्या क्या हो गया। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम खत्म हो गए थे, फिर भी वो मशीनें कैसे आ रही हैं। ऐसी कई संस्थाएं, बड़े बड़े अमीर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, जो कि असल में उस दुनिया के वो प्रोग्राम हैं। वो यहाँ पर खुद को ला रहे हैं, हमारे इस शरीर में भर रहे हैं और इसके सबूत भी कोई ढूंढ नहीं सकता, उनकी पहचान नहीं की जा सकती। इसके बाद कुछ लोगों से कांटेक्ट करने की मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन वो फाइल्स ही छिपा दी गई थी। कोई उसकी जानकारी आगे दे नहीं सकता था और मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। क्या कहता मैं? एक प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर में बनाया गया है, वो इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर रहे हैं और हमें इसका पता तक नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम बस एक प्रोग्राम मानते हैं, एक रोबोट मानते हैं, असल में उनके दिमाग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और भविष्य का युद्ध उन्हीं से होने वाला है। हम इंसान रहेंगे या वो प्रोग्राम, मैं नहीं जानता हम सही हैं या वो सही हैं। मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूँगा। भविष्य में कुछ होने वाला है, आप किस तरफ होना चाहेंगे? आप किसे सही मानते हैं?